अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल डिजीज़। अगेन ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ कुछ को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और जो उनके मेन कॉजेज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादातर, उनके कुछ मेन कॉजेज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन हमको सिम्टम मिलता है वो मिलता है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनी फेरेंजियल डिजीज़। कि पेशेंट कंप्लेन करता है पेन है, डिस्कम्फर्ट है या इरिटेशन हो रही है थ्रोट के लेवल पे। बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। यहाँ पे उन्होंने 16 दी हुई हैं, इसमें से अगर आपको 7-8 भी याद हो जाए तो इट इज़ मोर देन इनफ। बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सोर थ्रोट, वेयरएस एडल्ट्स में देखा जाता है क्रॉनिक फेरेंजाइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सोर थ्रोट। उसके अलावा क्विंसी, फेरेंजियल डिप्थरिया, रेट्रोफेरेंजियल एंड पैराफेरेंजियल एब्सेसिस, ग्लैंडुलर फीवर, विंसेंट्स एंजाइना, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया, यूजेस ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, एसिड रिफ्लक्स, बर्न्स, कोरोसिव इंजरीज, फॉरेन बॉडी एब्रेशंस, ओरल एंड फेरेंजियल मैलिग्नेंसीज, ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। इन सब में से जितने भी जो जो आसान लगें 8 या 9 या मतलब मोर देन 5 एटलीस्ट, वो क्या कहते हैं याद कर लीजिएगा इनमें से सोर्स के कॉज। लेकिन चिल्ड्रन और एडल्ट्स का याद होना चाहिए कि एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कॉज इज क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, वेयरएस इन चिल्ड्रन इट इज़ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। और जो भी सोर थ्रोट का पेशेंट आएगा उससे हम हिस्ट्री में क्या क्या पूछेंगे: द ड्यूरेशन ऑफ सोर थ्रोट, द ऑनसेट, प्रोग्रेशन, सिविरिटी, कैरेक्टर, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स एंड द इफेक्ट ऑफ डिग्लूटेशन यानी इफेक्ट ऑफ swallowing ऑन सोर थ्रोट। क्योंकि ज़्यादातर ये कहते हैं कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें सही से पेशेंट से खाना वाना नहीं खाया जाता है कि उसको सोर थ्रोट की वजह से ही मसला हो रहा होता है। And the pain which occurs during the act of swallowing, that is known as, that is called as odynophagia. Odynophagia is basically pain which occurs during the act of swallowing. अब हम आ जाते हैं डिग्लूटेशन में, विच इज़ द डिफ़िकल्टी इन swallowing. एज वी स्टडीड बिफोर के swallowing की डिस्पेजिया की हमने swallowing की, यस हमने पढ़ा था कि 3 वो होते थे, फेजेस होते थे। और उन तीनों फेजेस से रिलेटेड ही अगर किसी भी फेज में कोई पैथोलॉजी हो तो उससे रिलेटेड हमको डिस्फेजिया हो सकता है। अब वो उन्होंने उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया हुआ है। बकल डिस्फेजिया यानी पहली जो swallowing की पहली फेज थी, अगर वहाँ कोई मसला आ गया। फेरेंजियल डिस्फेजिया सेकंड फेज ऑफ swallowing में कोई मसला आ गया। एंड इसोफेजियल डिस्फेजिया थर्ड फेज ऑफ स्टेज ऑफ swallowing में कोई मसला आ गया। कौन कौन सी कॉजेस हो सकती हैं जो कि डिस्फेजिया करा सकती हैं। बकल डिस्फेजिया ज़्यादातर पैलेट से रिलेटेड होती हैं। पैलेटल डिफेक्ट्स लाइक क्लेफ्ट पैलेट, शॉर्ट पैलेट और पैरालिसिस ऑफ द पैलेट, paralysis of tongue, immobility of the tongue, diminished salivation like radiation mucositis, oral carcinoma and submucous fibrosis। अगेन इनमें से 3-4 याद रख लें। ज़्यादातर पैलेट और टंग से रिलेटेड ही अगर कोई मसला हो तो जो फर्स्ट स्टेज होगी swallowing की उसमें मसला आएगा, एंड दैट वुड कॉज बकल डिस्फेजिया। फेरेंजियल डिस्फेजिया जो कि सेकंड स्टेज होती थी, यहाँ पे ज़्यादातर फेरिंग्स से रिलेटेड अगर कोई मसला हो कि इन लार्ज टॉन्सिल्स हो गए हो, मेलिग्नेंसीज ऑफ द ओरोफेरिंग्स, पैलेटल डिफेक्ट्स, पैरालिसिस ऑफ द कंस्ट्रिक्टर मसल्स, प्लमर विंसन सिंड्रोम विच इज नोन एज फेरेंजियल वेब, पैराफेरेंजियल ट्यूमर्स, immobility of the larynx or Ludwig's angina। एंड लास्टली इसोफेजियल डिस्फेजिया, अगेन इसोफेगस के लेवल पे कोई मसला आ गया हो तो वो इसोफेजियल डिस्फेजिया कॉज करा सकती है, लाइक स्ट्रक्चर्स एंड एट्रीजिया ऑफ द इसोफेगस, इसोफेजाइटिस, एकलेजिया, फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस, ट्रॉमा टू इसोफेगस, ट्यूमर ऑफ इसोफेगस, hiatal hernia, massive goiter। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द कॉमन कॉजेज फॉर इसोफेजियल डिस्फेजिया। और अगेन इनमें से हमने एटलीस्ट 3-4 हर उसकी याद रख लेनी है। जो डिस्फेजिया का पेशेंट आएगा अगेन हम उससे क्या क्या चीज़ें पूछेंगे: हिस्ट्री में, ड्यूरेशन, नॉन सेट, प्रोग्रेशन, सेवेरिटी एंड कैरेक्टर। ये देखा गया कि अगर किसी पेशेंट को सॉलिड फूड्स खाने में मसला हो रहा हो तो देर माइट बी अ चांस कि उसमें कोई उसमें बेसिकली वो क्या कहते हैं किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की उसके क्या कहते हैं से वो कर रहा हो, कंप्लेन हो उसमें, इसलिए वो सॉलिड फूड्स नहीं खाए जा रहे हो। वेरस अगर किसी पेशेंट को लिक्विड फूड्स या लिक्विड फ्लूइड्स पीने में, ड्रिंक करने में मसला आ रहा हो, सो देर इज अ चांस कि उसको कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो लाइक एकलेजिया कार्डिया हुआ वो। ये पूछेंगे वेदर डिस्पेजियस कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स और एसोसिएटेड सिम्टम्स, जो कि हम 2 चीज़ें हर ऑलमोस्ट डिजीज में पूछते ही हैं। एंड जो हम इसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कराएंगे उसमें हम एक्सरे लिखेंगे, बेरियम स्वॉलो लिखेंगे और एंडोस्कोपी करेंगे। ऑर्डिनोफेजिया मैंने पीछे बता दिया था, दैट इज द पेन ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing। इसके कुछ और कॉजेज थी मैं यहाँ पे: अल्सर्स, क्विंजी, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, दीज ऑल कॉज ऑर्डिनोफेजिया। फिर डिस्टर्बेंसेज ऑफ सलाइवेशन आ जाती है। 2 तरह की डिस्टर्बेंसेज हो सकती हैं, या तो सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ सलाइवा विच इज कॉल्ड एज टाइलिज्म, या कम सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है विच इज नॉन एज जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया की क्या क्या कॉजेज हैं: एनी लीजन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, interruption in the central secretory pathway to the salivary gland, mouth bleeding due to nasal obstruction, radiotherapy, certain drugs like anticholinergic drugs, psychiatric disturbances, Sjogren's syndrome, diabetes mellitus and renal failure। Various tylism की कौन कौन सी causes हैं: mouth ulcers, poor oral hygiene, irritation in the mouth due to ill-fitting dentures, any tumor of the mouth,
pharynx or esophagus, certain drugs, morning sickness which occurs during pregnancy, psychiatric disturbances या ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स फ्लोस। आखिरी वाले पॉइंट का ये मतलब है कि लेट्स सपोज कि सलाइवा की जो वो हो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो, लेकिन डाउन कहते हैं हमारे फेरिंग्स के लेवल पे या एसोफेगस के लेवल पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, जिसकी वजह से ओवरऑल फिर सलाइवा का वो जो कॉन्सेंट्रेट जो वॉल्यूम जो वो एक तरफ से बढ़ जाए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगेन जीरोस्टोमिया एंड टाइलिज्म दोनों की अगर हम एटलीस्ट 4-5 याद रख लें कॉजेज, तो इट इज़ मोर देन इनफ। फिर आ जाती है डिस्टर्बेंसेज ऑफ टेस्ट विच कुड आइदर बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, लॉस ऑफ टेस्ट, यूनिलेटरल और बायलेटरल डिमिनिश टेस्ट, यूनिलेटरल और बायलेटरल परवर्टेड टेस्ट। अगेन इसकी ज़्यादातर टेस्ट हमें पता है कौन कौन सी नर्व्स लेके जाती हैं, तो उन्हीं नर्व्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी वो बेसिकली डिस्टर्बेंसेस कराएंगी टेस्ट की। एनी फेशियल नर्व पैरालिसिस विच माइट इन्वॉल्व द कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, ईयर सर्जरी विच अगेन माइट लीड्स टू द डैमेज ऑफ फेशियल और कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, हैवी कोटिंग ओवर द टंग, थ्रश यानी फंगल इन्फेक्शन ऑफ टंग, पार्शल और टोटल रिमूवल ऑफ टंग, जीरोस्टोमिया, फंक्शनल एंड साइकोजेनिक डिस्टर्बेंस एंड लीजन्स ऑफ द टेस्ट सेंटर्स। देन हमारे पास आती है राइनोलेलिया। राइनोलेलिया इज़ द चेंज इन टोनल कैरेक्टर ऑफ वॉइस ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस इन रेजोनेटिंग रीजन्स। राइनोलेलिया को मैंने पहले भी बताया था कि जब नज़ला होता है तो नज़ले में वो जो एक वॉइस चेंज होती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज राइनोलेलिया। लेकिन राइनोलेलिया की जो एक वो है डेफिनेशन है जो कि याद रखनी है, इट इज़ बेसिकली अ कंडीशन in which there is a change in the tonal character of voice due to disturbances in the resonating regions। दो तरह की होती है, राइनोलेलिया अपर्टा एंड राइनोलेलिया क्लोजा। जो राइनोलेलिया अपर्टा है उसका एक और नाम है नेजल वॉइस, फिर राइनोलेलिया क्लोजा का एक और नाम है बकल वॉइस। राइनोलेलिया अपर्टा जो है वो यूजली होती क्यों है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द नेसोफेरिंजियल स्फिंक्टर एंड लीकेज ऑफ एयर थ्रू द नोज। इसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर पैलेट के लेवल पे कोई मसला हो तो राइनोलेलिया अपर्टा होता है, ड्यू टू क्लेफ्ट पैलेट, ड्यू टू शॉर्ट पैलेट या ड्यू टू लिमिटेड पैलेटल मूवमेंट्स, ड्यू टू पैरालिसिस। इन पैलेट की वजह से ही ज़्यादातर राइनोलेलिया अपर्टा होता है। वेरस राइनोलेलिया क्लोजा इट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन इन द नोज एंड द नेजोफेरिंक्स। इसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है राइनोलेलिया क्लोजा में कि जो पेशेंट होगा वो एम और एन ये वाले जो वर्ड्स होते हैं या एम और एन को ये प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर नहीं पाता, जो कि हमें नॉर्मल नज़ले में कॉमन कोल्ड में जो कि क्या कहते हैं ज़्यादातर देखा जाता है। जो कॉमन कोल्ड में राइनोलेलिया होता है दैट इज नोन एज राइनोलेलिया क्लोजा। इसकी कॉजेज क्या क्या है, लार्ज एडिनोइड्स, कॉमन कोल्ड एज आई जस्ट टोल्ड, नेजल पॉलिप्स, डीएनएस, नेजल और नेजोफेरेंजियल ग्रोथ एंड क्वानल एट्रीजिया। फिर आते हैं हमारे पास ट्रिस्मस विच इज़ इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ। इट कैन बी अगेन ड्यू टू any problem at the level of TMJ or temporomandibular joint, any problem around that joint, any problem in the muscles, any muscles of mastications, any problem at the level of mandible, oral cavity, oropharynx, external auditory canal या कोई systemic disease हुई हो like tetanus। इन सब केसेस में ट्रिस्मस हो सकता है। और ट्रिस्मस की और फर्दर उन्होंने क्या कॉजेज़ दी हुई हैं, फर्दर कॉजेज़ और उन्होंने ये दी हुई हैं कि अगर कोई ओरल कैविटी या ओरोफेरिंक्स के लेवल पे इस तरह के मसले आ जाएं लाइक ओरल कैंसर, ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अल्सरेटेड लीजन्स इन द माउथ, डेंटल एब्सेस, क्विंसी, तो ये जो सारे वो हैं कॉजेज़ हैं, दीज ऑल कॉज ये कहते हैं ट्राइस्मस। ये जो सारी वो हैं कॉजेज़ ही इन्होंने बताई नहीं यहाँ पे। फिर आ जाती है बर्निंग सेंसेशन इन माउथ। अगेन बर्निंग सेंसेशन इन माउथ क्यों हो सकती है, 4-5 याद रख लेंगे। माउथ अल्सर्स की वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेसिव यूज ऑफ स्पाइसी फूड्स या इरिटेंट्स की वजह से जो कि अगेन कॉमन सेंस है, ग्लोसाइटिस की वजह से, स्टोमेटाइटिस की वजह से, इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर्स की वजह से या वाइटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से, दीज ऑल कॉज बर्निंग सेंसेशंस इन द माउथ। देन हमारे पास आता है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस इज बेसिकली बैड ब्रेथ फ्रॉम द माउथ। इसके अगेन क्या कॉमन कॉजेज हैं, पुअर ओरल या पुअर डेंटल हाइजीन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेलिटोसिस। उसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम्स लाइक कैविटीज़, गम पैथोलॉजीज लाइक क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, dry mouth, chronic infection in oral cavity and pharynx like chronic tonsillitis, constant postnasal dripping, chronic illnesses, chronic illnesses, GERD, uncontrolled diabetes, smoking and use of tobacco। then हमारे पास आती है feeling of lump in the throat कि sometimes a patient might complain of feeling of lump या feeling something in the throat which is known as globus pharyngeus या globus hystericus। globus pharyngeus और globus hystericus बेसिकली ये होती है कि पेशेंट आता है कि उसको लगा है कि गले में कुछ है, कोई मतलब वो है वही कि कोई चीज़ उसके गले में फंसी हुई, इस तरह की कंप्लेन करता है। इट इज़ अ परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट नॉन पेनफुल सेंसेशन ऑफ अ लंप और एनी फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट। कॉमन कॉजेज क्या हैं, जर्ड, एबनॉर्मल अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर फंक्शन, esophageal motor disorder, hypertrophy of the tongue base, retroverted epiglottitis, post-thyroidectomy, fear of malignancy and psychological factors and stress।
एनजाइटी जब होती तो कभी कभी आप लोगों ने अगर किसी को एनजाइटी हो तो फील हुआ होगा, कैसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। सो दैट इज़ बेसिकली ए फीलिंग ऑफ लम्प इन द थ्रोट। फिर कफ़ की अगेन बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, और कफ़ की इन्होंने जो यहाँ पे कॉजेज़ दी हुई हैं वो ड्राई कफ़ की कॉजेज़ दी हुई, जो कि नॉन प्रोडक्टिव कफ़ होता है। जो प्रोडक्टिव कफ़ है उसकी अलग से कॉजेज़ होती हैं। यहाँ किताब में उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव कफ़ की कॉजेज़ दी हुई हैं: पोस्ट नेसल ड्रिपिंग, एलर्जिक फेरेंजाइटिस, स्मोकिंग, इलोंगेटेड यूविला, माउथ ब्रीदिंग, ड्राई एंड हॉट वेदर, जर्ड, फेरेंजियल डायवर्टिकुलम, यूज़ ऑफ एस इनहिबिटर ड्रग्स। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 4 5 मैक्सिमम 5 भी अगर याद रख लें तो इट इज़ मोर देन इनफ। डिसार्थ्रिया की बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीच आर्टिकुलेशन। फॉरेन बॉडी ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है कि समटाइम्स द फॉरेन बॉडी इज़ लॉज एट द लेवल ऑफ टॉन्सिल्स, एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ द टंग, एट द लेवल ऑफ वेलिकुला एंड एट द लेवल ऑफ पेरिफॉर्म फॉसा। बच्चों में ये देखा जाता है कि खेल कूद में देर इज़ चांस कि वो कुछ मुंह में अपने डाल लें। बच्चों में ज़्यादातर कॉइन्स हमको मिलते हैं कि वो कभी कभी डाल लेते हैं, या सेफ्टी पिन्स या नीडल्स हमें बच्चों के उसमें थ्रोट में मिलती हैं। वेरस एडल्ट्स में एक्सीडेंटल कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, क्या कहते हैं, फेरिंग्स में। वो एक्सीडेंटल किस तरह हो सकती है कि खाने के दौरान हो सकती है, कोई फ़िश की बोन आ जाए, या अगर कोई एडल्ट किसी उससे वो हो, किसी कोई साइकोटिक पेशेंट हो, तो देर से चांस कि वो कोई फॉरेन बॉडी अपने माउथ के अंदर लॉन्च कर ले। कॉमन कौन कौन सी चीज़ें जो कि माउथ के अंदर लॉन्च कर दी जाती हैं फॉरेन बॉडीज़, कौन सी कॉमन है? कॉइन्स हो गए, फिश बोन, मीट बोलस, चिकन बोन, डेंचर, सेफ्टी पिन, नीडल। एंड ये ज़्यादातर कॉमन साइट कहाँ पे है, कौन सी है जिधर ये लॉन्च करती हैं? एट और अबव द क्रीकोफेरिंजियस स्फिंक्टर। फिर हमारे पास नेज़ल रिगर्गिटेशन की अगेन पैलेट के लेवल पे अगर कोई मसला हो तो जो फूड होगा वो नोज़ के लेवल पे चला जाएगा। अगर सॉफ्ट पैलेट ने नेज़ोफेरेंक्स को सही से क्लोज नहीं किया तो जो फूड होगा वो रिगर्गिटेट कर देगा नोज़ के लेवल पे। उसकी अगेन पैलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, पैलेटल पैरालिसिस, पैलेटल परफोरेशन, शॉर्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट, ओरो एंट्रल फिस्टुला। एंड लास्टली ईयरएक एंड डेफनेस की भी उन्होंने कुछ ये कॉजेज़ दी हुई हैं। अगेन इनको बस एक रीड दे दीजिएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन सिम्टम्स में से, इसमें से एक तो सोर थ्रोट का याद रखना है, उसकी हिस्ट्री हमको। सोर थ्रोट के अलावा डिस्फेजिया की ऑलमोस्ट 3 4 हर उसकी पढ़ लेनी, बकल, फेरेंजियल और इसोफेजियल की। हमको जीरोस्टोमिया का पता होना चाहिए, टाइलिज्म का पता होना चाहिए। बाकी राइनोलेलिया इंपॉर्टेंट है, राइनोलेलिया अपर्टा एंड राइनोलेलिया क्लोसा, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी सिम्टम्स उन्होंने दिए हैं उनको अगर एक रीड भी दे दें तो आई वुड बिलीव इट इज़ मोर देन इनफ। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू symptoms of your symptoms of oral and pharyngeal disease. I hope easily समझ में आ गया हो, and thank you.